Hello and welcome to SPM IAS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 20th July 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also download June 2021 magazine from our website spmiasacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about UNESCO on Great Barrier Reef of Australia. This topic is important from our syllabus paper 4 environment point of view. It is also important from our syllabus paper 3 international relations point of view and international agencies point of view. देखते हैं इसमें कई सारी बातें हम सीखेंगे. सबसे पहले समझिए अबाउट ग्रेट बैरियर रीफ्स. तो आई होप आपने कोरल रीफ्स के बारे में अपने बेसिक ज्योग्राफी क्लासेस में ज़रूर पढ़ रखा होगा. तो कोरल रीफ्स व्हेन दे आर ऑन द कोस्ट ऑफ एनी कंट्री and when they create a kind of barrier then they are known as barrier reefs. और ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट पे एक इस तरह का बैरियर रीफ है कोरल्स का जिसको नाम दिया गया है ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सो इट इज़ ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट दैट क्वींसलैंड वाला कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया पे है ये ग्रेट बैरियर रीफ. और ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला हुआ है बाय यूनेस्को सिंस 1981. जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का इट्स वेरी मच रिच इन बायोडाइवर्सिटी. लगभग 4000 फिश स्पीसीज़ यहाँ पाई जाती हैं. अब ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ग्रेट बैरियर रीफ का सिग्निफिकेंस समझ आए. तो बायोडाइवर्सिटी वाइज क्वाइट रिच है. पूरे दुनिया भर का अगर बैरियर रीफ्स की बात की जाए इनफैक्ट कोरल रीफ्स की बात की जाए तो पूरे दुनिया भर का कोरल रीफ का 10% कोरल रीफ सिस्टम अकेला यहीं पे है. तो इससे आप मान के चलिए कि ये ग्रेट बैरियर रीफ कितना सिग्निफिकेंट है इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से. इनफैक्ट ये इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना रिजिलियंट है कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग वेव्स आते हैं ये नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट से ऑस्ट्रेलिया की तरफ, इनफैक्ट अगर सुनामी भी आ जाए तो बहुत हद तक ये ऑस्ट्रेलियन नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट को प्रोटेक्ट करता है. तो ये तो बात हो गई कोरल रीफ्स की, दैट इज़ ग्रेट बैरियर रीफ्स की ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. अब ये जो ग्रेट बैरियर रीफ्स हैं ऑस्ट्रेलिया के दे आर फेसिंग एनवायरमेंटल चैलेंजेस. दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ कोरल ब्लीचिंग. आई होप आपने कोरल्स का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा होगा तो आपको पता होगा कि कोरल्स एक छोटे छोटे वो मरीन एनिमल्स होते हैं, पानी में रहने वाले ओशन में मिलने वाले एनिमल्स होते हैं. बहुत छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक आप कह सकते हैं. दे आर कम्प्लीटली फ्लेसी, उनमें बोन होता नहीं है. तो क्या करते हैं ओशन के पानी से ही कैल्शियम कैप्चर करके अपने ऊपर इकट्ठा कर लेते हैं जिसको अपना वो आर्टिफिशियल बोन की तरह डेवलप करते हैं. इसीलिए इन एनिमल्स को कोरल्स को जो एक तरह के पॉलिप्स हैं, कोरल पॉलिप्स उनको कहते हैं. इस तरह के कोरल पॉलिप्स को फिर हम लोग कहते हैं एक्सोस्केलेटन एनिमल्स. एक्सोस्केलेटन मतलब इनके इंटरनल बॉडी में स्केलेटन नहीं है, हड्डियां नहीं हैं, बट ये अपने बॉडी के ऊपर पानी से कैल्शियम खींच करके इकट्ठा कर लेते हैं और इसीलिए कहा जाता है एक्सोस्केलेटन, बॉडी के बाहर एक स्केलेटन. और इस तरह के ये होंगे वाइट कलर के. ये क्या करते हैं नॉर्मली दे लिव इन ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ ए मरीन प्लांट जिसका नाम है जूजांथले. तो ये मरीन प्लांट इस तरह के इसके सिम्बायोटिक रिलेशंस में रहता है. सिम्बायोटिक रिलेशंस मतलब व्हेन बोथ हेल्प ईच अदर. तो कैसा है कि ये कोरल रीफ्स हैं ये वाइट कलर वाले और ये कैसा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इन जूजांथले मरीन प्लांट्स को, जबकि मरीन प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू दीज कोरल रीफ्स. तो इस तरह से ये दोनों सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं. जब इस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं तो काफ़ी कलरफुल दिखता है ये कोरल रीफ. लेकिन अगर इस सिम्बायोटिक रिलेशंस में ये जब कोरल रीफ काफ़ी कलरफुल है उसमें अगर कोई इन्वायरमेंटल प्रेशर आ जाए, मान लो टेम्परेचर बढ़ने लगे या वाटर की सैलिनिटी बढ़ने लगे, ओवरऑल यहाँ पे पॉल्यूशन बढ़ने लगे, तो फिर क्या करता है सबसे पहले कोरल रीफ कि वो इस जूजांथले प्लांट को एक्सपेल कर देता है, अपने से दूर भगा देता है. तो जब ये जूजांथले प्लांट को अपने से एक्सपेल करता है, दूर भगाता है, तो फिर इस तरह का ये वाइट कलर का कन्वर्ट हो जाता है इसके ओरिजिनल कलर में. इसको कहते हैं कोरल ब्लीचिंग. व्हेन जूजांथले इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ कोरल्स देन द कोरल्स कन्वर्ट इनटू वाइट कलर मटीरियल्स नोन एज कोरल ब्लीचिंग. तो ये कलरफुल कोरल रीफ सिस्टम इट टर्न्स इनटू वाइट कोरल सिस्टम नोन एज कोरल ब्लीचिंग. और कुछ दिनों बाद यहाँ के जो भी कोरल्स हैं वो भी मर जाते हैं, जो कोरल पॉलिप्स हैं वो भी मर जाते हैं क्योंकि जूजांथले प्लांट ही तो उनको फूड प्रोवाइड कर रहा था. जब फूड नहीं मिलेगा तो कुछ दिन में ये भी मर जाएंगे. तो आप मान के चलिए, आई होप आपको कोरल ब्लीचिंग आपने पहले भी पढ़ रखा होगा.
कोरल ब्लीचिंग में सबसे पहले तो जूज एंथले भाग जाता है, उसको एक्सपेल कर दिया जाता है फ्रॉम द कोरल्स, और धीरे धीरे फिर कोरल पूरा इकोसिस्टम डाई हो जाता है। और यही हो रहा है ऑस्ट्रेलियन ग्रेट बैरियर रीफ के साथ। धीरे धीरे यहाँ पे द प्रॉब्लम ऑफ कोरल ब्लीचिंग इज बीइंग सीन। और कोरल ब्लीचिंग होने के बाद होगा क्या, धीरे धीरे यहाँ के जो भी फ्लोरास फौनास हैं वो मरने लगेंगे एंड इट विल लीड टू डिक्लाइन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया ने 2019 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें ऑस्ट्रेलियन सरकार ने खुद कहा था कि कोरल जो ग्रेट बैरियर रीफ्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, दे आर फेसिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ कोरल ब्लीचिंग। और उसके पीछे दो कारण मेनली रिस्पॉन्सिबल है। पहला है क्लाइमेट चेंज, तो क्लाइमेट चेंज के कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग के कारण धीरे धीरे फिर ये कोरल ब्लीचिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के बाद हाई टेम्परेचर को ये सस्टेन नहीं कर पाता है कोरल्स। और दूसरा है ह्यूमन फैक्टर्स। तो कुछ ह्यूमन फैक्टर्स भी हैं, जैसे कोस्टल एरिया में इलीगल कंस्ट्रक्शन या इलीगल फिशिंग, इस कारण से भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिस कारण से कोरल ब्लीचिंग हो रही है। अब करंट डेवलपमेंट पे आते हैं। ये तो हो गए कोरल्स की बात। अभी तक मैंने आपको कुछ खास बातें बताई नहीं है। मैंने आपको बताया है कि देयर इज ग्रेट बैरियर रीफ ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और वो ग्रेट बैरियर रीफ धीरे धीरे कोरल ब्लीचिंग सफ़र कर रहा है बिकॉज ऑफ मे बी क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन फैक्टर्स। अब करंट डेवलपमेंट पे आते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया है कि यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग दे रखा है सिंस 1981। अब यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो उनकी मेन कमेटी होती है जो ये टैग देती है किसी भी साइट को एज हेरिटेज साइट या नेचुरल या कल्चरल हेरिटेज साइट, ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने अब फैसला लिया है। एक प्रपोजल है, वैसे तो अभी तक पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं हुआ है, लेकिन एक प्रपोजल है कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग मिला है 1981 से, अब इसको इस टैग को बदल के नाम कर दिया जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग इन डेंजर। तो ऐसा भी होता है जब कोई वर्ल्ड हेरिटेज साइट खतरे में हो किसी भी कारण से, एक्सटर्नल थ्रेट के कारण, तो उसको यूनेस्को टैग दे सकता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। तो अब प्रपोजल ये है कि ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, इसको टैग दे दिया जाए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। ऐसा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ऑफ यूनेस्को ने प्रपोज किया है। ऑस्ट्रेलिया नेचुरली इसको अपोज कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया को इससे क्या असर पड़ेगा वो भी समझिए। देखिए, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, ये ऑस्ट्रेलिया का मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। ज़्यादातर जो टूरिस्ट ऑस्ट्रेलिया जाते हैं वो इस ग्रेट बैरियर रीफ को देखने के लिए जाते हैं। और अगर ये ग्रेट बैरियर रीफ को टैग मिल जाएगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, तो नेचुरली इट विल बिकम लेस अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट, और फिर जो टूरिज्म से रेवेन्यू जनरेट करता है ऑस्ट्रेलिया इससे, उसमें काफ़ी हद तक इम्पैक्ट आ जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया क्या कह रहा है? ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि ये आप जो टैग दे रहे हैं ग्रेट वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर का, ये ठीक नहीं है, ये कैटेगराइजेशन ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है, इसमें अकेले हम तो जिम्मेदार है नहीं। द मेन रीजन बिहाइंड दिस कोरल ब्लीचिंग ऑफ ग्रेट बैरियर रीफ इज ग्लोबल वार्मिंग। इट्स नॉट ऑस्ट्रेलिया अलोन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। जबकि यूनेस्को के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग एक फैक्टर होगा, लेकिन मेन फैक्टर है द पॉल्यूशन कमिंग फ्रॉम द coast of Australia. The pollution runoff coming from the coast of Australia has led to significant drop in the quality of water in the northeastern coast of Australia, and that has led to coral bleaching. तो ये आप समझिए कि ऑस्ट्रेलिया के बीच में और यूनेस्को के एक्सपर्ट्स के बीच में एक तरह का कन्फ्रंटेशन शुरू हो गया है। यूनेस्को कह रहा है कि नहीं तुम्हारी गलती है, ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि पूरी दुनिया की गलती है, ग्लोबल वार्मिंग हुआ है, इस कारण से कोरल ब्लीचिंग हो रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया ब्लेम कर रहा है चाइना को। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, सर चाइना कहाँ से आ गया? तो ऑस्ट्रेलिया कह रहा है कि इसके पीछे चाइना कारण है, चाइना हमसे बदला ले रहा है, चाइना हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। क्योंकि आपको याद होगा मैंने इससे रिलेटेड एक दो आर्टिकल भी कवर कराया था, जिसमें पहले ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड किया कि कोरोना वायरस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है इसकी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए, और इंक्वायरी चाइना से शुरू होनी चाहिए। और इस पर चाइना ने पूरी तरह से धमका दिया था ऑस्ट्रेलिया को, 12 पॉइंट का एक लेटर लिख दिया था, 14 पॉइंट का लेटर, कि तुम ऐसे 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 कर रहे हो, हम तुम्हारे खिलाफ ये एक्शन ले सकते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को ऑस्ट्रेलिया जाने से मना कर सकते हैं जिससे तुम्हारे रेवेन्यू में इम्पैक्ट आएगा, हम तुम्हारा ट्रेड रोक सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे धमकी भरा हुआ लेटर ऑस्ट्रेलिया को लिखा था चाइना ने। आई होप आपको वो बात याद होगी। तो मतलब मुद्दा ये है कि कोरोना वायरस की ओरिजिन को लेकर के इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की जब डिमांड की ऑस्ट्रेलिया ने, उसके बाद से चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमका दी, और तब से दोनों देशों के रिलेशन जो है वो पूरी तरह से खराब हैं। उसके बाद ही फिर ऑस्ट्रेलिया ने मालाबार एक्सरसाइज को भी ज्वाइन कर लिया।
अगेंस्ट चाइना। ऑफ कोर्स क्वाड ग्रुप को भी फॉर्मलाइज करने का काम शुरू किया गया। तो ऑस्ट्रेलिया और चाइना के डिप्लोमेटिक रिलेशंस खराब चल रहे हैं हाल फिलहाल में। और हो क्या रहा है कि ये जो चाइना ये ऑस्ट्रेलिया का जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसका टैग बदलने की कोशिश की जा रही है फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। इस पे अब ऑस्ट्रेलिया ब्लेम कर रहा है चाइना को। तो जरा समझते हैं कि चाइना कहाँ से आ गया इस पूरे गेम में। तो देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो मैंने आपको बताया, जो सारे इंपॉर्टेंट फैसले लेती है वर्ल्ड हेरिटेज साइट से रिलेटेड, कि किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देना है, नहीं देना है, कल्चरल नेचुरल हेरिटेज साइट टैग वो देना है, उसका 44वां सेशन चल रहा है। वो 44 सेशन 16 से 31 जुलाई तक चलेगा 2021 में, अभी चल रहा है। और ये जो 44वां सेशन है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, इट इज़ बीइंग होस्टेड बाय चाइना। और ऑस्ट्रेलिया यही कह रहा है कि चाइना चूँकि ये 44वां सेशन को होस्ट कर रहा है और चाइना होस्ट होने का फ़ायदा उठा रहा है, अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहा है जो होस्ट, और वो प्रेशराइज करा रहा है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया को कैटेगराइज कर दिया जाए एज वर्ल्ड हेरिटेज साइट से वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। तो जरा वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में समझते हैं, वापस इस मुद्दे पे आएंगे। देखिए, जिन जिन देशों ने यूनेस्को कन्वेंशन साइन कर रखा है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन 1972 में साइन कर रखा है, कई देशों ने नहीं भी किया है, कई देशों ने किया भी है। तो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन लाया गया था 1972 में। ये एक इंटरनेशनल अग्रीमेंट है कि भाई जो जो इस अग्रीमेंट को साइन करता है यानी कि वो यूनेस्को का हिस्सा होना चाहता है। तो जिन जिन देशों ने भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन साइन किया है 1972 में, वो देश आपस में मिल करके 21 कंट्रीज़ को इलेक्ट करते हैं हु कैन बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो जो भी देश यूनेस्को के मेंबर हैं, आप सरल शब्दों में कह दें, जिन्होंने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन साइन कर रखा है, वो आपस में से 21 देशों को चुनते हैं टू बी पार्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। ये एक देश को अगर एक बार जब चुन दिया जाता है तो वो इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का हिस्सा 4 साल तक रहता है। और ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी हर साल इनकी एक मीटिंग होती है जिसमें ये लोग फैसला लेते हैं यूनेस्को से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस पे कि किसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का टैग देना है, नहीं देना है, वो सारे फैसले वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी लेती है। तो जो भी यूनेस्को का मेंबर है वो आपस में से 21 कंट्रीज़ को चुन करके भेजता है आज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की हर साल मीटिंग होती है रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट डिसीजंस। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने इस यूनेस्को कन्वेंशन को रेटिफाई किया 1977 में। उसके बाद से ये यूनेस्को का हिस्सा बन गया इंडिया, तब से इंडिया इन यूनेस्को का हिस्सा है। और इंडिया को 3 बार वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मेंबर बनने का मौका मिला है। पिछले बार इंडिया को मौका मिला था वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मेंबर बनने का फ्रॉम 2011 टू 2015। तो ये हो गई बात वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। अब मौजूदा जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग चल रही है 44वां सेशन की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग, इसमें चाइना तो है ही है, साथ ही साथ चाइना होस्ट भी है। तो देखिए, एक्सटेंडेड 44th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बीइंग हेल्ड इन चाइना, ऑनलाइन तरीके से चल रहा है। एंड इट इज़ हेडेड बाई और प्रोसाइडेड बाई मिस्टर तियान सेजून हु इज़ वाइस मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड चेयरपर्सन ऑफ चाइना। तो मतलब चाइना इसको होस्ट कर रहा है, चाइना के मेंबर्स, चाइना के जो उनके कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के मेंबर्स हैं वो इसको प्रेसाइड कर रहे हैं। और अब इस कमेटी में ये जो 44th सेशन चल रहा है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, इसमें प्रपोजल दिया गया कि ग्रेट बैरियर रीफ को कन्वर्ट कर दिया जाए फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर कैटेगरी। तो नेचुरली ऑस्ट्रेलिया कहेगा कि चाइना जरूर कुछ ना कुछ इसमें अपना रोल प्ले कर रहा है। तो यूनेस्को हैज़ प्रपोज टू डाउनग्रेड ग्रेट बैरियर रीफ, ऐसा कई सारे इंटरनेशनल मीडिया चैनल्स में चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज ब्लेमिंग चाइना। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा कि ऑस्ट्रेलिया क्यों चाइना को ब्लेम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया इज ब्लेमिंग चाइना because Australia believes that China is using its influence in this 44th session of World Heritage Committee to settle a political score at UNESCO। तो पुराना बदला जो ऑस्ट्रेलिया ने डिमांड किया था इंडिपेंडेंट इंक्वायरी का ऑफ ओरिजिन ऑफ कोरोना वायरस, उसका बदला अब ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चाइना निकाल रहा है बाय प्रपोजिंग टू कैटेगराइज इट्स ग्रेट बैरियर रीफ फ्रॉम वर्ल्ड हेरिटेज साइट टू वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर। इस टॉपिक के ऊपर ये हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2018। इट इज़ अबाउट कोरल रीफ्स। इसके लिए हमने थोड़ा यहाँ पे हिंट्स भी दे रखा है। इस हिंट्स की मदद से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम इंटरनेशनल सेगमेंट। इट इज़ अबाउट दानिश सिद्दीकी द फोटो जर्नलिस्ट। और ये टॉपिक आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, मेंस में नहीं आएगा। तो ज़रा समझते हैं क्या है, कौन है दानिश सिद्दीकी और इनसे रिलेटेड क्या न्यूज़ है।
तो दानिश सिद्दीकी एज एन इंडियन फोटो जर्नलिस्ट जो रूटर्स के लिए काम कर रहे थे, पिछले 10 सालों से रूटर्स के लिए काम कर रहे थे। रूटर्स आई होप आप जानते ही होंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है। और रूटर्स के लिए वो काम कर रहे थे, वो कवर कर रहे थे अफ़गानिस्तान के अंदर डेवलपमेंट्स, तालिबान कहाँ कहाँ पे कंट्रोल उसका जमा चुका है, ये सब कवर कर रहे थे। उसी दरमियान एक अटैक में, तालिबान के अटैक में दानिश सिद्दीकी साहब की डेथ हो गई है। तो इस कारण से न्यूज़ में अब हर जगह जो चीज़ें आ रही हैं, दानिश सिद्दीकी पुलिट्जर प्राइज़ विनर इज़ डेड, ऐसा आ रहा है। दानिश सिद्दीकी हैज़ बिन किल्ड इन अफगानिस्तान, द पुलिट्जर प्राइज़ विनर, हर जगह तो यही आ रहा है। तो इस कारण से मुझे ऐसा लगा कि दानिश सिद्दीकी के बारे में तो नहीं पूछेगा, एग्जैक्टली इतना डेड तो नहीं पूछते हैं वो लोग, लेकिन आपसे पुलिट्जर प्राइज़ के बारे में ज़रूर पूछ लेंगे, क्या है पुलिट्जर प्राइज़। तो दानिश सिद्दीकी पुलिट्जर प्राइज़ विनर फोटो जर्नलिस्ट किल्ड इन यूएस, बट आई डोंट थिंक दानिश सिद्दीकी, आप एट मैक्स अफगानिस्तान के अंदर जो टर्बुलेंस है उसको अगर आप लिख रहे हैं मेंस में, तो वहाँ पे एक लाइन लिख सकते हैं कि फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी रिसेंटली डाइड इन सच अटैक बाय तालिबान, बट डायरेक्ट क्वेश्चन विल नॉट कम। अ क्वेश्चन इन प्रीलिम्स कैन बी फ्रॉम दिस पुलिट्जर प्राइज बिकॉज ही वॉज विनर ऑफ पुलिट्जर प्राइज। तो पुलिट्जर प्राइज क्या होता है, देखिए अमेरिका के अंदर ही दिया जाता है, ये किसी और को नहीं दिया जाता, आउटसाइडर्स को नहीं दिया जाता। अमेरिकन जर्नलिज्म या फिर लिटरेचर, म्यूजिक कंपोजिशन विद इन यूनाइटेड स्टेट्स, इन सारे फील्ड्स में अगर कोई एक्सेलेंट काम करता है, आउटस्टैंडिंग पब्लिक सर्विस करता है, जर्नलिज्म में खासकर, लिटरेचर में, म्यूजिक कंपोजिशन में अमेरिका के अंदर, तो उनको पुलिट्जर प्राइज़ दिया जा सकता है। एंड दिस पुलिट्जर प्राइज़ हैज़ बीन स्टार्टेड इन नेम ऑफ जोसेफ पुलिट्जर हु वाज अ न्यूज़पेपर पब्लिशर, अ वेरी रेनाउंड न्यूज़पेपर पब्लिशर इन यूएस। ये जो पुलिट्जर प्राइज़ है इट इज़ गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। तो ये आपसे पीटी में पूछा जा सकता है, गिवन बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी। दानिश सिद्दीकी के कारण पुलिट्जर प्राइज़ न्यूज़ में है। कौन देता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में? देता है अमेरिका के में अलग अलग फील्ड्स में एक्सेलेंस के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसमें कैश अवार्ड होता है $15,000 का, एंड एक गोल्ड मेडल, इस तरह का गोल्ड मेडल भी दिया जाता है। The next article is taken from national segment. It is about inequality report 2021 by Oxfam. अब ये जो टॉपिक है ये पूरी तरह से मेंस टॉपिक है। अभी जो बच्चे इस साल पीटी को अटेम्प्ट कर रहे हैं, यूपीएससी एपीएससी को, उनके लिए ज़्यादा काम का है नहीं, बट फिर भी मेन से पहले अगर हेल्थ सेक्टर पे सवाल आ जाए इंडिया के, तो ये टॉपिक में जो भी आइडियाज़ मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके बहुत काम आने वाला है। तो मेन से पहले इसको जरूर रिवाइज कर लेना। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस, पेपर 3 गवर्नेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले समझिए क्या हुआ है हाल फिलहाल में। ऑक्सफैम ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, तो पहले समझ लीजिए कि ऑक्सफैम है क्या। ऑक्सफैम एक काफ़ी रेप्यूटेड इंटरनेशनल एनजीओ है जो दुनिया भर में अलग अलग जगहों पे कितनी इनइक्वालिटी है, कितनी गरीबी है, उसको ले करके रिपोर्ट पब्लिश करता रहता है। तो ऑक्सफैम की रिपोर्ट इनइक्वालिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। काफ़ी रेप्यूटेड इंटरनेशनल एनजीओ है, उसकी रिपोर्ट रिगार्डिंग इनइक्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन नैरोबी, केनिया। और ऑक्सफैम ने अब एक रिपोर्ट पब्लिश की है इंडिया के ऊपर। वैसे तो है इंटरनेशनल एनजीओ, लेकिन इंडिया के ऊपर उसने एक रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट का नाम है इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021, इंडियाज़ अनइक्वल हेल्थ केयर स्टोरी। इस ऑक्सफैम रिपोर्ट में सीधा सीधा उन्होंने बताया है कि जिन जिन स्टेट्स ने अपने यहाँ पे इनइक्वालिटी कम करने की कोशिश की है और जिन जिन स्टेट्स में पिछले कुछ सालों में इनइक्वालिटी कम हुई है, जैसे तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, वैसे स्टेट्स के अंदर कोरोना वायरस के केसेस कम आए हैं। तो कहीं ना कहीं गरीबी और कोरोना वायरस को जोड़ करके उन्होंने बताया है कि जहाँ पे भी गरीबी ज़्यादा है वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं, इनइक्वालिटी ज़्यादा है वहाँ कोरोना वायरस के केसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे इनइक्वालिटी कम हुई है वहाँ पे कोरोना वायरस के केसेस कम हुए हैं। ये सब मेंस में काम आएगा, आर्ग्यूमेंट में, ऐसे में भी काम आ सकता है। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया इस रिपोर्ट में कि जिन जिन स्टेट्स ने अपने यहाँ पे हेल्थ एक्सपेंडिचर को बढ़ाया है, जिन जिन स्टेट्स ने अपने यहाँ पे जीडीपी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ को बढ़ाया है, जैसे आसाम, तो एपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो गया, ध्यान से समझिए। जिन्होंने भी जीडीपी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ को बढ़ाया, जैसे आसाम, बिहार या गोवा, वहाँ पे रिकवरी रेट्स ऑफ कोविड केसेस बहुत अच्छे रहे। लोगों को कोरोना हुआ भी है तो जल्दी इसे रिकवर कर गए हैं लोग। इसमें आसाम भी सबसे आगे है। तो ध्यान से समझिए, जिन जिन स्टेट्स ने जीडीपी एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर ज़्यादा किया है पिछले कुछ सालों में, वहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटिवली अच्छा हुआ है और वहाँ पे रिकवरी रेट काफ़ी अच्छा रहा है। उसमें आसाम, बिहार और गोवा सबसे आगे हैं। और भी बताया गया इस रिपोर्ट में हमारे स्टेट के अंदर, हमारे देश के अंदर जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसकी हालत कितनी ख़राब है, उसको लेकर के एक डाटा पब्लिश किया है इस ऑक्सफैम रिपोर्ट ने। तो डाटा की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताऊँगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए,
₹1/6 स्पेंट ऑन हॉस्पिटलाइजेशन केम्स थ्रू बोरोइंग। तो कोरोना के टाइम में कितने सारे लोग हॉस्पिटलाइज हुए, और ज़्यादातर लोग, मतलब हर 6 रुपये में से 1 रुपया तो लोगों ने बोरो करके अपना इलाज कराया। तो ये बताता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश में गरीबी कितनी ज़्यादा है और सरकारी व्यवस्था कितने कम है कि लोगों को बोरो करके पैसा खर्च करना पड़ रहा है। अगर सरकारी व्यवस्था होता तो फ्री में इलाज होता, सस्ते में इलाज होता, लेकिन पीपल हैड टू बोरो बिकॉज पुअर पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। और कुछ डाटा है, ये ज़्यादा काम आएगा। 5 बेड पर 1000 पर्सन। We have 1 government allopathic doctor for 10,000 people. उसके अलावा अगर आप देखिए 1 स्टेट रन हॉस्पिटल फॉर 90,000 पीपल। तो अगर हॉस्पिटल बेड पर 1000 पीपल की बात की जाए, हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पीपल की बात की जाए, तो इंडिया में देयर इज 0.5 हॉस्पिटल बेड पर 1000 पीपल। बांग्लादेश में भी हमसे ज़्यादा है, मेक्सिको, चिली जो रिलेटिवली गरीब देश माना जाता है उनमें भी हमसे ज़्यादा है। ब्रिक्स नेशन में अगर बात की जाए तो हमारे देश के अंदर हॉस्पिटल बेड्स पर 1000 पॉपुलेशन सबसे कम है। तो कम से कम ये डाटा याद कर लेना, मेंस में काफ़ी काम आएगा, क्योंकि इस बार चूँकि हॉस्पिटल बेड्स को लेकर के इतना सारा ये हुआ है, न्यूज़ आया है कि हॉस्पिटल बेड्स पे सवाल आ सकता है, कि हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़रूर सवाल आ सकता है। तो हमारे यहाँ पे हर 1000 पॉपुलेशन पे बस 0.5 हॉस्पिटल बेड है। उसके अलावा अगर बात की जाए आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर की, आउट ऑफ पॉकेट हेल्थ एक्सपेंडिचर मतलब कि अगर कुछ ज़रूरत पड़ जाए तो अपने जेब से पैसा देने का, उसकी कितनी ज़रूरत पड़ती है। तो आप बोलेंगे कि सर अपने जेब से नहीं देंगे तो कहाँ से देंगे। तो यही तो बात है, हमारे देश में दूसरा ऑल्टरनेटिव सिस्टम इतना वीक है कि हमें लगता है कि अगर हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमें खुद के ही जेब से पैसा खर्च करना पड़ेगा, जबकि ऐसा नहीं है। डेवलप्ड देशों में कैसा है कि लोगों के इंश्योरेंस होते हैं या फिर सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि लोगों को आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर नहीं करना होता। लेकिन हमारे देश में कोई ऑल्टरनेटिव ही नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि और कोई ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बट येस, बाकी डेवलप्ड देशों में अगर आप बात करें तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर फॉर हेल्थ काफ़ी कम होता। अगर लोगों की तबीयत खराब हो गई तो बगल के हॉस्पिटल में चले जाएंगे, इलाज हो जाएगा। दिल्ली में आजकल हो रहा है वैसा, लेकिन बाकी सारे जगहों पे होना थोड़ा अभी डिफ़िकल्ट है, अभी नहीं हो रहा है। तो अगर बगल के हॉस्पिटल में चले जाएंगे, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा। या फिर इंश्योरेंस, अगर कोई बड़ा खर्चा है तो इंश्योरेंस पहले से रहता, सबका हेल्थ इंश्योरेंस, वहाँ से पैसा मिल जाता है। लेकिन इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इज़ क्वाइट हाई। 65% हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया कम्स फ्रॉम आउट ऑफ पॉकेट। मतलब अगर जो भी खर्चा होता है हेल्थ के ऊपर, उसका 65% कम्स आउट ऑफ पॉकेट, लोग अपने जेब से देते हैं। ठीक है, ओनली 35% इज कवर्ड अंडर हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम। और इसमें भी प्रॉब्लमेटिक बात यह है कि जो गरीब लोग हैं उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और भी ज़्यादा होता है। जिन लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है ज़्यादातर दे आर रिच पीपल। जो गरीब लोग आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और करते हैं, और इसी कारण से हमारे देश में गरीबी रिकरेंट तरीके से बनी रहती है, कभी दूर नहीं हो रही है। जो गरीबों की संख्या है वो मतलब स्टैग्नेट हो गई है। कारण ये है कि जो गरीब आदमी है, पॉवर्टी लाइन का डेफिनेशन अगर सुरेश तेंदुलकर कमेटी का माना जाए तो वो गरीब आदमी है जो अर्बन एरिया में रहता है और 33 रुपये एक दिन में कमाता है, या अगर रूरल एरियाज में रहता है तो 27 रुपये एक दिन में कमाता है। तो अब ये गरीब आदमी है, मान लीजिए कि दिन का 30 रुपया कमाता है ऑन एन एवरेज, तो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। जैसे तैसे इसने कुछ कुछ पैसा कमाया, अपना 5000 रुपये इकट्ठा किया, तब तक इसके घर में किसी की तबीयत खराब हो गई, अब वो 5000 रुपये खर्च हो गए, वापस से गरीबी रेखा के नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से poverty has become very recurrent or has become resilient because of high out of pocket expenditure। और इसके पीछे high out of pocket expenditure on health के पीछे दो चीज़ें जिम्मेदार हैं। हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज काफ़ी कम है, और दूसरा पब्लिक फंडेड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स काफ़ी कम है, सरकारी अस्पताल कम है और हेल्थ इंश्योरेंस कम है। इसीलिए लाया गया है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को 5 लाख तक की हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराई जाए, जो गरीब लोग हैं खासकर। तो दो चीज़ें याद रखना, हमारे देश के पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी कम है और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा है बिकॉज लो इंश्योरेंस कवर। और हॉस्पिटल्स की हालत तो देख ही रहे हो, ओनली 0.5 हॉस्पिटल्स पर 1000 पॉपुलेशन। और सरकार, तो आखिर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कम क्यों है, सरकारी अस्पताल कम क्यों हैं? क्योंकि सरकार पैसे ही नहीं खर्च करती है हेल्थ के ऊपर। अगर आप देखिए तो करंट पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर इन इंडिया इज़ वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड। इट इज़ अबाउट 1% ऑफ इंडियाज जीडीपी। जो भी हेल्थ पे खर्चा होता है हमारे जीडीपी का, दैट इज जस्ट 1% ऑफ आवर जीडीपी।
इज मेड और स्पेंट ऑन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर डेवलप्ड देशों की बात की जाए, स्वीडन, फ्रांस, डेनमार्क, वो अपने जीडीपी का लगभग 8% 9% तक खर्च करते हैं हेल्थ पे। इनफैक्ट अगर सिंगापुर तक की भी बात की जाए, मतलब हर देश लगभग अपने जीडीपी का कम से कम 2 से 3% तो हेल्थ पे ज़रूर खर्च करता है, लेकिन इंडिया इस मामले में बहुत पीछे है। अपने जीडीपी का सिर्फ 1% हम हेल्थ पे खर्च करते हैं। तो नेचुरली हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी अस्पताल कम होंगे, नेचुरली लोगों का हेल्थ कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस कम होगा। जब हेल्थ कवरेज, हेल्थ इंश्योरेंस कम होगा तो फिर क्या होगा, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। 65% आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो फिर क्या होगा, गरीबी, पॉवर्टी बनी रहेगी। टारगेट हमारा अकॉर्डिंग टू नेशनल हेल्थ पॉलिसी है कि हम अपना जो हेल्थ पे एक्सपेंडिचर है, दैट इज करेंटली अबाउट 1% ऑफ द जीडीपी, उसको बढ़ा करके 2.5% ऑफ द जीडीपी करें। बट दैट इज द टारगेट, और उस डायरेक्शन में हाल फिलहाल में काम भी किया गया है। अब कोरोना वायरस के बाद इस बार सरकार को समझ आ गया कि हेल्थ सेक्टर को प्रायोरिटाइज करना होगा। दैट इज वाई इन बजट 2021 द गवर्नमेंट हैज पुट हेल्थ एज वन ऑफ द 6 पिलर्स ऑफ बजट 2021, और हेल्थ के लिए जो अलॉटमेंट है उसको भी काफ़ी हद तक बढ़ा दिया है। जो पिछले साल का हेल्थ अलॉटमेंट था लगभग 94,000 करोड़, इस साल बजट में 2021-22 में हेल्थ अलॉटमेंट को बढ़ा करके 2,23,000 करोड़ कर दिया गया, मतलब 137% का इंक्रीमेंट दिया है। तो भारत सरकार ने इस बार तो कम से कम हेल्थ पे फोकस किया है, और ओवरऑल अब हेल्थ एक्सपेंडिचर को हम लोग, जो टारगेट है हमारा 2.5% ऑफ द जीडीपी खर्च करेंगे हेल्थ के ऊपर, उसको मीट करने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्थ को लेकर के सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हेल्थ इज ए स्टेट सब्जेक्ट, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक लिमिट से ज़्यादा उस पर खर्च नहीं कर सकती। सरकारी जो अस्पताल होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के होते हैं, तो इस कारण से सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर बहुत कुछ नहीं कर सकती। इसीलिए हाल फिलहाल में 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह साहब ने रेकमेंड किया था कि हेल्थ शुड बी शिफ्टेड टू कंकरेंट लिस्ट, ताकि जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कुछ काम कर पाए। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज टेकन फ्रॉम असम सेगमेंट। इट इज अबाउट बॉर्डर फेंसिंग प्रोजेक्ट बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस पेपर्स के असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए, भारत सरकार 2019 में ही एक सिस्टम या एक स्कीम लेकर के आई है जिसका नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, CIBMS। इस कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के हिसाब से इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर को स्मार्ट फेंसिंग की जा रही है। स्मार्ट फेंसिंग मतलब वहाँ पे टेक्नोलॉजी की मदद से वहाँ पे फेंस डेवलप किए जा रहे हैं ताकि इलीगल इन्फिल्ट्रेशंस कम हो। स्मार्ट फेंसिंग नाम ही है इसका, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। और ये सिस्टम 2019 में, इस प्रोजेक्ट को 2019 में स्टार्ट किया गया था। ये हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि अभी मॉनसून सेशन में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा है कि ये स्मार्ट फेंसिंग का जो प्रोजेक्ट है इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, दैट विल बी कंप्लीटेड बिफोर 2022। ये इसलिए हाल फिलहाल में न्यूज़ में था। तो समझते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम में कैसा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी तो कैसा है कि इस तरह का फॉर्मल सिस्टम होता है, मैनुअल, ठीक है, कांटेदार तार लगा दिए गए और फिर मैनुअल यहाँ पे गार्डिंग होती है। इसमें कई होता है, कई बार छूट जाता है और ध्यान नहीं रहता और वहाँ से फिर इलीगल इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है, इलीगल तरीके से लोग घुस जाते हैं। तो अब इस चीज़ को दूर करने के लिए टेक्नोलॉजी का मदद लिया जाएगा अंडर दिस कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें हाई टेक सर्विलेंस डिवाइसेस लगाए जाएंगे, सेंसर्स लगाए जाएंगे। उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क से प्रॉपर जो हमारे गार्ड्स हैं उनको कम्युनिकेशन डिवाइस दिया जाएगा ताकि वो एक दूसरे से प्रॉपर कम्युनिकेट कर पाए। अगर इन्होंने देख लिया दूर से ही किसी को तो सामने वाला चेक पोस्ट को ये इन्फॉर्म कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे एक मुझे इंसान दिख रहा है कि लीगल इन्फिल्ट्रेशन या सस्पेक्टेड इन्फिल्ट्रेशन मुझे दिख रहा है, प्लीज़ चेक। तो इस तरीके से सर्विलेंस, सेंसर्स, कैमराज, उसके अलावा फाइबर ऑप्टिकल केबल कम्युनिकेशन एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किए जाएंगे, जिन सबको मिला करके कहा जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत भी एक स्पेशल प्रोजेक्ट है ये आसाम के धुबरी एरिया के लिए। ध्यान से समझो, ये धुबरी एरिया जो है आसाम का, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी घुसती है बांग्लादेश में, ये वाला एरिया में कई सारे छोटे छोटे रिवराइन ट्रिब्यूनल्स, आप समझो कि रिवुलेट्स हैं, छोटे 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 पानी के बहुत सारे ऐसे सिस्टम बने हुए जिनको चार कहते हैं हम लोग, छोटे छोटे वाटर रिवराइन आइलैंड्स बने हुए, चार एरियाज़।
जिस पे जो लोग रहते हैं जिनको हम लोग कहते हैं चार चपोरी कल्चर। तो अब दिक्कत क्या है कि जिस एरिया में धुबरी वाले एरिया से जहाँ से ब्रह्मपुत्रा घुसती है बांग्लादेश में, वहाँ पे इस तरह के इतने छोटे छोटे चार हैं या फिर इस तरह के डेंस जंगल हैं कि वहाँ पे सर्विलेंस ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। और कई सारे बांग्लादेशी इलीगल तरीके से इसी एरिया से, इस चार वाले एरिया से इंटर कर जाते हैं इंडिया में। तो ये वाला जो एरिया जो लगभग 61 किलोमीटर वाइड एरिया है धुबरी एरिया में, वास्ट चार लैंड, यहाँ पे बहुत सारे छोटे छोटे वाटर चैनल्स हैं जो इंटर करते हैं बांग्लादेश में। इस एरिया को सर्विलेंस करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंतर्गत एक स्पेशल प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया स्मार्ट फेंसिंग या फिर बोल्ड QIT प्रोजेक्ट। इसमें कैसा है कि ब्रह्मपुत्रा पानी के आसपास या फिर चार जो भी हैं छोटे छोटे वाटर जो भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं उन सब के ऊपर स्पेशल तरह के सेंसर्स लगाए जाएंगे। इंटायर स्पैन ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्रा विल बी कवर्ड विथ डाटा नेटवर्क जनरेटेड बाय माइक्रोवेव कम्युनिकेशन ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम्स। तो यहाँ पे जो भी छोटे छोटे चार्स हैं वहाँ पे स्पेशल तरह के सेंसर्स लगाए जाएंगे ताकि कोई भी इंसान अगर इस एरिया से इन चार्स की मदद से या छोटे छोटे वाटर चैनल्स की मदद से अगर आसाम में घुसने की कोशिश करेगा तो पकड़ा जाएगा। तो ये है खासियत बोल्ड QIT प्रोजेक्ट की कि जो लोग भी इस पानी के रास्ते आसाम में घुसने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश से, उनको इस बोल्ड QIT की मदद से पकड़ लिया जाएगा या स्मार्ट फेंसिंग की मदद से पकड़ लिया जाएगा जो इस रीजन में लगाया जा रहा है। 61 किलोमीटर विड्थ इन धुबरी एरिया में लगाया जा रहा है। एंड दिस बोल्ड QIT प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इससे फ़ायदा क्या होगा? बहुत हद तक इलीगल इमिग्रेशन कम होगा। इलीगल इमिग्रेशन कितना मेजर फैक्टर है आसाम के अंदर, पॉलिटिकल फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर है, ये तो सब आप जानते ही हैं। कितने सारे इलीगल बांग्लादेशी लोग आसाम के अंदर आकर के रह रहे हैं और इस कारण से सोशल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, इकोनॉमिक स्ट्रेस बढ़ रहा है, पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन बढ़ रहा है। और इस कारण और अभी अगर बॉर्डर फेंसिंग अच्छे से हो जाएगी तो फ्यूचर में जो स्मगलिंग होती है आसाम में आकर के ये लोग करते हैं स्मगलिंग, अक्सर आप सुनते रहते होंगे अखबारों में, मैं भी कवर करता हूँ कि इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स आकर के धुबरी ग्वालपारा वाले एरिया से कैटल्स चुरा के भाग जाते हैं या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि जामदानी, साड़ी, राइस, सॉल्ट चुरा के भाग जाते हैं। तो ये सब तरह की स्मगलिंग बहुत हद तक रोकी जा सकती है वंस दिस comprehensive integrated border management system is completed and especially the bold QIT project in this Dhubri area is completed, then such problems will be tackled. In our segment most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we'll cover topic number 456 to 460. Topic number 456 is about blue carbon. It is the carbon stored in the coastal and marine ecosystem. The blue carbon initiative currently focuses on the carbon in the coastal ecosystem, mangroves, tidal marshes and seagrasses. These ecosystems sequester and store large quantity of blue carbon in both plants and sediment below. 83% of the global carbon cycle is circulated through the ocean. The coastal habitats cover less than 2% of the total ocean area, but yet coastal habitats account for approximately half of the total carbon sequestrated in the ocean. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 457 is about solar, National Solar Mission. It is one of the key mission under National Action Plan for Climate Change that was initiated in 2008, which identified solar energy technologies as one of the important technology under National Solar Mission. इसमें टारगेट क्या है ध्यान से समझिए। 100 gigawatt of grid connected solar power to be generated by 2022. The target will focus on about 40 gigawatt rooftop and 60 gigawatt large and medium scale grid connected solar power projects. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 458 is about Energy Performance Index. India secured 168 rank in the recently released 12th edition of Biennial Energy Performance Index that measures environmental performance of 180 countries. It is released by Yale University. Please attend this question based on this particular topic. Topic number 459 is about IPCC. So IPCC provides regular assessment of the scientific basis of climate change, its impacts, future risk and other options for adaptation and mitigation. It was created in 1988 by World Meteorological Organization and UNEP. ध्यान देने वाली बात है कि IPCC डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च। IPCC बाकी सारे साइंटिफिक जो रिसर्च होते हैं उनके डाटा को लेता है और उसके बेसिस पे अपनी रिपोर्ट बनाता है। इट डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च। प्लीज अटेंड दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। टॉपिक नंबर 460 इज अबाउट ताज ट्रेपेजियम जोन। सो सुप्रीम कोर्ट इन 1996 डिक्लेयर्ड इंडस्ट्रीज
around or the area around Taj Mahal as Taj Trapezium Zone. क्या हुआ कि it banned use of coal, coke in industries located in this Taj Trapezium Zone with a mandate of switching over from coal or coke to natural gas and relocating them outside this Taj Trapezium Zone or shutting down. The Taj Trapezium Zone comprises monuments including 3 World Heritage Sites, that is Taj Mahal, Agra Fort and Fatehpur Sikri. Taj Trapezium Zone is named so since it is located around Taj Mahal and is shaped like a trapezoid. Its area is much larger than 100 square kilometer. Please attempt this question based on this particular topic. This is the answer of question number 451 to 455 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students, and you can submit the answer in the comment section. We'll be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जब हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. Pegasus recently seen in news is a kind of spyware. So correct answer is option C. And Rhine is the longest river in Europe. This is wrong. Volga is in fact the longest river in Europe, and river Ahar is the left-hand tributary of Rhine. This is correct. So the correct answer will be option B, 2 only. That's all from our side for today. Thanks for watching.